सीएम साहब मालेगांव के दौरे पे थे। मालेगांव के कौन कौन से मुतालबात आपने उनके सामने रखे और क्या वजह है आपकी इतनी नज़दीकी उनके साथ है, और आप जो शिवसेना के स्टेज पे गए थे, इस तरह का इल्ज़ाम जो लगाया जा रहा है उसके बारे में आपका क्या है? मालेगांव की तारीख़ में पहली मर्तबा ऐसा हुआ कि चीफ मिनिस्टर ने डिवीज़न यानी 5 ज़िलों की अड़ावा बैठक मालेगांव में रखी। नासिक, धुलिया, जलगांव, नंदुरबार, अहमदनगर, वहाँ डिपार्टमेंट के जितने ऑफिसरान हैं मुख्तलिफ़ शोबों के, वो सब मालेगांव आए हुए थे। और उनके आने से पहले एक ऐसा माहौल था कि मालेगांव वालों का एक देरीना मुतालबा है कि मालेगांव को ज़िला डिक्लेयर किया जाए। और मालेगांव के सभी लोगों को ऐसा लग रहा था कि इतना बड़ा प्रोग्राम उन्होंने मालेगांव में रखा है और ख़ुद सीएम साहब मालेगांव आ रहे हैं और मालेगांव को ज़िला डिक्लेयर किया जाने वाला है, ऐसा पूरे शहर के अंदर लोगों को उम्मीद थी और इसी तरह लोग समझ रहे थे। सरकार का उनका अपना प्रोग्राम है कि सरकार आपके द्वार, और ख़ुद चीफ मिनिस्टर साहब ने ये बात कही थी कि सरकार आपके द्वार और चीफ मिनिस्टर आपके दर पर। तो उनके आने के पस मंज़र में जो बात मालेगांव के लोगों को समझ में आ रही थी कि मालेगांव को ज़िला डिक्लेयर किया जाएगा, सभी ये समझ रहे थे कि इस प्रोग्राम में इस तरह का ऐलान होगा। सरकारी प्रोटोकॉल के हिसाब से सीएम साहब जब मालेगांव आ रहे हैं, सियासी तौर पर वो किसी पार्टी के ज़िम्मेदार कहो या किसी पार्टी से जुड़े हुए कहो, हो सकता है और होता है। लेकिन जब किसी ओहदे पर और पोस्ट पर कोई आदमी होता है, जैसे शिंदे साहब जो हैं ये चीफ मिनिस्टर हैं, तो वो पूरे स्टेट के चीफ मिनिस्टर होते हैं, तमाम सियासी पार्टियों के चीफ मिनिस्टर होते हैं और स्टेट में रहने वाले तमाम लोगों के चीफ मिनिस्टर होते हैं। प्रोटोकॉल के हिसाब से उनका इस्तकबाल करना, प्रोटोकॉल के हिसाब से उनके साथ रहना, ये एक ज़िम्मेदारी है हर एमएलए की। यही वजह है कि मालेगांव से हट करके सटाना कहो और इसी तरह नांदगांव कहो, चांदवड़ कहो, यहाँ के जो एमएलएज थे, काफ़ी 5-7 एमएलएज मालेगांव उस प्रोग्राम में अड़ावा बैठक में आए थे। सीएम साहब मुझसे काफ़ी मोहब्बत करते हैं और मेरा उनसे काफ़ी अच्छा ताल्लुक़ है। मालेगांव के लोगों ने देखा होगा कि उन्होंने बाकायदा मुझे करीब किया, अपने बाजू में खड़ा किया, प्रोग्रामों में मुझे करीब करीब रखा और मुझे उन्होंने अपनी गाड़ी में बैठने के लिए कहा और उनके कहने पर मैं उनके साथ गाड़ी में बैठ करके जहाँ जहाँ मुख्तलिफ़ प्रोग्रामों में आया गया। मेरा ऐसा मानना है कि अगर मैं अपने तौर पर भी उनके साथ उनकी गाड़ी में बैठना चाहता तो सिक्योरिटी के लोग मुझे बैठने नहीं देते। आपने देखा होगा पीछे जब उद्धव ठाकरे साहब जो है चीफ मिनिस्टर थे, तो उनके बेटे आदित्य ठाकरे जो एमएलए होने के साथ साथ मिनिस्टर भी, वो जब उनके साथ जाना चाहते थे तो सिक्योरिटी के लोगों ने उनको रोक दिया था और उस काफ़िले में, जिस काफ़िले में चीफ मिनिस्टर साहब की गाड़ी थी, उनकी गाड़ी को शामिल होने नहीं दिया था। तो मैं अगर चाहता कि मैं चीफ मिनिस्टर साहब के साथ उनकी गाड़ी में बैठूं तो मेरे लिए मुमकिन नहीं था। लेकिन ये ताल्लुक़ की बात है कि उन्होंने मुझे ख़ुद कहा कि आप मेरे साथ गाड़ी में बैठो, तो मैं उनके साथ गाड़ी में बैठा और तमाम प्रोग्रामों में शरीक रहा। अड़ावा बैठक के अंदर मैंने 3 मुद्दे रखे थे। पहला मुद्दा ये था कि मालेगांव को ज़िला डिक्लेयर किया जाए। ये मालेगांव के लोगों की तकरीबन 40-42 साल पुरानी डिमांड है। 1981 के अंदर मालेगांव के लोगों ने मालेगांव को ज़िला घोषित किया जाए, ऐसी डिमांड की थी, मुतालबा किया था। तो ये मुतालबा 40-42 साल पुराना है और ऐसा लग रहा था कि अभी चीफ मिनिस्टर साहब जो है मालेगांव को ज़िला डिक्लेयर करेंगे, इसलिए उनके कुछ कहने से पहले मैंने मालेगांव को ज़िला डिक्लेयर किया जाए ये डिमांड की थी और ये हमारा हक भी है और एक नुमाइंदा होने की हैसियत से मेरी ज़िम्मेदारी भी है। दूसरी डिमांड मैंने ये की थी कि मालेगांव टेक्सटाइल सिटी है और टेक्सटाइल सिटी होने की वजह से तमाम कारोबार इसी कारोबार पर निर्भर हैं। जब टेक्सटाइल
का ये कारोबार फलेगा फूलेगा और इससे जुड़े हुए कारखानेदार मज़दूर जब तरक्की करेंगे तो शहर में भी तरक्की का माहौल बनेगा। इसलिए मैंने ये डिमांड रखी कि स्टेट सरकार मरकज़ी सरकार से इस सिलसिले में बातचीत करें और ऐसी कोई स्कीम जो पुराने पावर लूम के लिए कारगर हो, मुफीद हो, यार्न का भाव अपनी जगह 8-15 दिन रुका रहे और यहाँ पर कपड़ा जो तैयार होता है उस कपड़े को अच्छा रेट मिले, ऐसी कोई स्कीम मरकज़ी सरकार से बनवाई जाए और महाराष्ट्र के अंदर उसे लागू किया जाए। मैंने ये दूसरी डिमांड की थी। मेरी तीसरी डिमांड ये थी कि हमारे यहाँ मालेगांव में 12 नवंबर को पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो गुस्ताखी हमारे देश में की गई थी उसके ख़िलाफ़ धरना आंदोलन था और उस मौके पर जिन लोगों को गिरफ़्तार किया गया उनके ऊपर 307 और 120 बी जैसी भारी भरकम कलम लगाई गई, जिसकी वजह से आज 8 से 9 महीने हो गए वो जेल की सलाखों के पीछे हैं। मालेगांव के मुख्तलिफ़ लोगों ने हर तरह का जतन किया। सबसे पहले जमीयत उलमा ने ऐलान किया था कि भाई इन लोगों के मुकद्दमात जमीयत उलमा लड़ेगी और इनकी रिहाई के लिए जमीयत उलमा जद्दोजहद करेगी। जिस तरह मुल्क भर के बेगुनाहों के लिए जमीयत उलमा मुकद्दमा लड़ती है और सारे अखराजात बर्दाश्त करती है और इंसाफ दिलाने की कोशिश करती है, लेकिन एक साजिश के तहत जमीयत उलमा को ये काम करने से रोका गया और जिन लोगों ने रोका था वो लोग अपनी सियासी रोटी सेंकने के लिए आज वही काम वो लोग खुद कर रहे हैं। उन लोगों को बाइज्जत रिहाई मिले, उसके पेश नज़र जो है मैंने ये तीसरी डिमांड चीफ़ मिनिस्टर साहब से की थी कि उन पर जो कलम लगाई गई है और 8 से 9 महीना वो जेल में बंद हैं, उनके ऊपर जो मुकद्दमा है वो मुकद्दमा वापस लिया जाए। और जब अड़ावा बैठक ख़त्म हुई तो अड़ावा बैठक ख़त्म हो जाने के बाद चीफ़ मिनिस्टर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं नहीं था। उन्होंने वहाँ पर मालेगांव के ताल्लुक़ से या अपने आने के ताल्लुक़ से क्या क्या बात कही मुझे उसका पता नहीं था और बाद में मुझे ख़बर मिली कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने मालेगांव को ज़िला घोषित नहीं किया है। तो मेरा गुमान ये था कि अभी जो आगे प्रोग्राम हो रहा है, जो उनका भाषण होगा, जलसा होगा, उस जलसे के अंदर बहुत मुमकिन है मालेगांव को ज़िला डिक्लेयर किया जाए। उस मजलिस के अंदर मेरा रहना मालेगांव के नुमाइंदा होने के एतबार से ज़रूरी था कि ज़िला अगर डिक्लेयर किया जाता है और चीफ़ मिनिस्टर साहब ऐलान करते हैं तो उस मजलिस में मैं रहूं, वरना सियासी मुखालिफिन ये कहेंगे कि ये तो वहाँ थे भी नहीं और मेरी ज़िम्मेदारी के ऊपर सवालिया निशान लगाया जाता कि चीफ़ मिनिस्टर साहब आए थे और जिस मजलिस में उन्होंने ज़िला डिक्लेयर होने का ऐलान किया था उसमें मुफ्ती साहब नहीं थे। ये वो बात थी जिसके पेश नज़र उनके तमाम प्रोग्रामों में मैं शरीक रहा और आखिरी जो प्रोग्राम उनका जलसा था जिसमें वो बात करने वाले थे आम पब्लिक से, उसमें मैं जा कर के स्टेज पर बैठा। स्टेज पर बैठने के बाद मैंने देखा कि उस स्टेज के सामने जो मजमा था वो मिला जुला मजमा था। मालेगांव के तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले लोग उसमें थे, मुस्लिम थे, गैर मुस्लिम थे, मर्द थे, औरतें थीं। ऐसे चेहरे थे जो चीफ़ मिनिस्टर के आने पर उनके प्रोग्राम को सुनने के लिए लोग जमा हुए थे। ऐसा कतई नहीं लगता था कि ये कोई किसी एक मखसूस पार्टी का जलसा है और यहाँ पर जो है कोई फ़िरका वाराना बातचीत की जाएगी। लेकिन वहाँ जाने को ले करके मालेगांव में लोगों ने मुद्दा बनाया। सीएम साहब से मेरी क़ुर्बत को देख करके, सीएम साहब से मेरे ताल्लुक़ को देख करके और सीएम साहब का मुझे अपने गाड़ी में बिठाना और शुरू से आखिर तक उनके साथ गाड़ी में रहना बहुत सारे लोगों को नागवार गुज़रा। उनके पेट में काफ़ी दर्द है और इसी बात को ले करके उन्होंने लोगों ने मुद्दा ये बनाया कि मैं उस स्टेज पर गया तो मैंने जो है हिंदुत्व की हिमायत की या सरकार गिराने में और सरकार बनाने में मैंने उनकी मदद की और ये कि मेरा बीजेपी से ताल्लुक़ है, इस तरह के इल्ज़ामात लगाने की कोशिश की। कांग्रेस के शेख आसिफ साहब ने जो है उन्होंने जो कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा और जो कुछ उन्होंने जो है
खबरों में जो बातें आई थी उसको रिकॉर्ड करके लोगों के सामने रखा। मालेगांव के लोग इस बात को समझ रहे हैं कि तो ऐसा ही है कि कहाँ की ईंट कहाँ का रोड़ा, भानुमती ने कुनबा जोड़ा। इधर उधर की बात जोड़ करके इल्ज़ाम को साबित करने की कोशिश की। लेकिन मैं ये बता देना चाहता हूँ कि मालेगांव की आवाम को मेरा ये अमल बहुत अच्छा लगा। और आपने देखा होगा कि पूरे शहर में कहीं से भी इस बात को मुद्दा बना करके मेरी मुखालफत नहीं की गई। मुखालफत जहाँ से की गई वो सियासी मुखालफत है। शेख आसिफ साहब जो है हर छोटी बड़ी बात के ऊपर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस से लेकर के मेरे ऊपर इल्ज़ामात लगाते रहते हैं। ये उनकी पुरानी आदत है और यही काम उन्होंने अभी भी किया। अभी कल रात एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें जनता दल सेकुलर से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों ने इस बात को मुद्दा बना करके प्रेस कॉन्फ्रेंस से ली। मैं उन्हें ये बता देना चाहता हूँ कि मालेगांव की आवाम मेरे साथ है और मालेगांव की आवाम ने मेरे इस अमल को बहुत पसंद किया है कि इस शहर का विकास हो, शहर में मज़दूरों को, कारखानेदारों को रोज़गार मिले और सरकार की तरफ से अच्छी स्कीम मिले और उसी के साथ 12 नवंबर के गिरफ़्तार शुदा महरूसीन को, जिनमें बेगुनाह लोग भी हैं, उनको रिहाई मिले। इस सिलसिले में मेरा जो अमल रहा, चीफ़ मिनिस्टर के साथ रह करके उनसे अपने मुतालबात मनवाने की कोशिश, मालेगांव की तमाम आवाम ने इसे पसंद किया, इसकी सराहना की और उन्होंने कहा कि ये काम होना चाहिए, तभी अपने शहर का विकास होगा। सीएम साहब के साथ रहना, सरकार से जो है अपनी बात मनवाना और सरकार से अच्छा फ़ंड, बड़ा फ़ंड ला करके मालेगांव के विकास का काम करना, ये इसी तरीके से हो सकता है। और अगर हम जो है दूरी बना करके रखेंगे, उनसे मिलना जुलना नहीं रखेंगे, तो जाहिर बात है कि शहर के लिए जो है ये चीज़ नुकसानदेह होगी और नुमाइंदगी का हक़ अदा नहीं होगा। मैं तो बहरहाल आवाम का चुनिंदा नुमाइंदा हूँ। मैंने देखा है कि माजी आमदार शेख आसिफ साहब, जिनको मेरे इस मुलाकात पर या प्रोग्राम में शिरकत पर एतराज़ है, वो ख़ुद जो है भाजपा के माजी में जो चीफ़ मिनिस्टर रहे देवेंद्र फडणवीस साहब, उनके डिप्टी सीएम बनने के ऊपर बाकायदा जा कर के उनको फूल हार पेश किया, उनको मुबारकबाद दी और बाकायदा वो तस्वीर उन्होंने ख़बर के लिए ख़ुद छपवाई। तो आप तो नुमाइंदे हो नहीं, लेकिन जब आप जा कर के जो है शहर के लिए आपको निधि मिले, फ़ंड मिले, ऐसा आपने अखबार में ख़बर दी थी और ख़ुद जा कर के आप उनसे मिले और उनको मुबारकबाद दी, तो मैं तो नुमाइंदा हूँ ना। शहर के लोगों की नुमाइंदगी करने के लिए मुझे बहरहाल ये काम तो करना पड़ेगा और मैंने ये काम किया है। बहरहाल मालेगांव की आवाम अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ है और मुझे हज़ारों लोगों ने जो है इस बात पर मुबारकबाद दी कि मुफ्ती साहब काम ऐसे ही करना चाहिए। आज जिन लोगों ने मेरे ख़िलाफ़ प्रेस कॉन्फ्रेंस से ले करके जो कुछ कहा है, आने वाले दिनों में ये मामला किस रुख पर जाएगा, हम लोग इस पर गौर कर रहे हैं और देखेंगे कि इसका क्या मुनासिब जवाब दिया जाए।